खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उत्तराखंड की राजधानी यानी कि देहरादून से, जहां प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अंदर बीते 24 घंटे में 7,000 से भी ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 85 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 5,772 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। देहरादून में 2,789, हरिद्वार में 657 नए मरीज सामने। संक्रमण की रफ्तार उत्तराखंड में बेकाबू है। 7,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। कुल मामले 7,028 दर्ज किए गए हैं। 85 लोगों ने संक्रमण की वजह से प्रदेश के अंदर अपनी जान गंवाई है और सबसे ज्यादा मामले देहरादून और हरिद्वार से भी सामने आए। संक्रमण की रफ्तार पूरे देश में बेकाबू है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रह गया। 7,000 से ज्यादा मामले अब सामने आ रही हैं। देहरादून राजधानी उत्तराखंड की सर्वाधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं और दूसरे स्थान पर हरिद्वार है। कुंभ नगरी हरिद्वार में भी संक्रमण की रफ्तार अब बेकाबू होती जा रही है। 85 लोगों ने संक्रमण की वजह से अपना जान गंवाया है। 772 मरीज इस दौरान स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। 789 देहरादून के अंदर मामले दर्ज किए गए हैं। अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में 657 नए संक्रमित मरीज सामने आए। अगली बड़ी खबर भी देहरादून से ही, जहां कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार को दिया सुझाव। बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार जल्द ले बड़ा फैसला। कोविड कर्फ्यू की पॉलिसी से हटकर आज सरकार ले बड़ा फैसला। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने पर किया जाए विचार। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए उत्तराखंड में संक्रमण की रफ्तार अब बेकाबू हो चुकी है और इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार को सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि अब ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार जल्द बड़ा फैसला ले। कोविड कर्फ्यू की पॉलिसी से हटकर अब राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला ले और संपूर्ण लॉकडाउन राज्य में लगा जाए, जिससे कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। कोविड कर्फ्यू की पॉलिसी से हटकर, क्योंकि संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में कोरोना कर्फ्यू लागू है। हालांकि आपको बता दें कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पूरी तरीके से पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा मामले सामने आए और पूरी तरीके से पाबंदियां हैं। और इसी पाबंदियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का कहना है कि अब उत्तराखंड में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ चुकी है। कोरोना कर्फ्यू से शायद अब काम नहीं चलेगा, ये छोटा पहल है, अब संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। तो अगली बड़ी खबर रुड़की से, ऑक्सीजन की कमी से 5 कोरोना मरीजों की गई जान। परिजनों ने लगाया समय से ऑक्सीजन नहीं मिलने का आरोप। अस्पताल प्रबंधन ने मामले को छुपाया। डीएम ने दिए जांच के आदेश। डीएम ने 3 दिनों के अंदर मांगी जांच रिपोर्ट। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। बड़ी खबर आती थी स्क्रीन पर। ऑक्सीजन की कमी की वजह से 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान जा चुकी है। परिजनों ने समय से ऑक्सीजन नहीं मिलने का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रबंधन ने मामले को छुपाया है। डीएम ने इस दौरान जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने 3 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है। गगनहर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। तो वहीं लालकुआं में कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए और गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए क्राइम और यातायात अपर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पेचा ने कोतवाली पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान एसपी ने सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। साथ ही नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की बात भी कही। एसपी ने बैठक के दौरान सभी पुलिसकर्मियों को साफ तौर पर कहा है कि कोरोना संक्रमण की लहर को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी किए निर्देशों के तहत ही दोपहर को 12 बजे से के बाद आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले नहीं रहने चाहिए। साथ ही उसके बाद अब
सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू के दौरान पुलिस क्षेत्र में गश्त करे और मुख्य सड़कों पर चेकिंग कर अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्ति और वाहन चालकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी करे। कि आपको पता ही है, पुलिस फ्रंट लाइन वर्कर है, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हर जो भी चीज़ होगी उसको सबसे आगे पुलिस को रहना ही पड़ेगा, हम पीछे नहीं रह सकते, चाहे कोई भी बात हो। यही वजह है कि मैंने आज यही बात आपको पहले भी कही कि चूंकि पुलिस एक कैसे वल्नरेबल जगह पर है, हर समय उनको दिक्कत रह सकती है क्योंकि फ्रंट लाइन में, तो उनको किस तरह से बच के रहना, जैसे डबल मास्क लगाना प्लस फेस शील्ड रखना, किस तरह लोगों से डिस्टेंस रख के बात भी करनी है, उनका काम भी करना है, खुद को भी बचाना है। इस चीज़ को लेकर आज काफ़ी हद तक इनको हमने ब्रीफ भी किया है, सबके साथ बात भी कि अगर किसी कोई समस्या है तो उसको भी दूर करने के लिए मैंने प्रयास किया है और यही रखा है कि अधिकतर खुद भी स्वस्थ रहे, परिवार को भी स्वस्थ रखे और आम जनता की हम पूरी मदद। तो खबर लक्सर से, जहां आसपास के इलाकों में हर रोज कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। बता दें, प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक पिछले एक हफ्ता में कोरोना से 6 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 200 से भी अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिससे इलाकों में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के लक्सर में भी कोरोना अब बेकाबू हो चुका है। 6 लोगों से ज़्यादा एक हफ्तों के अंदर संक्रमित मरीजों की जान जा चुकी है। 200 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। आसपास के इलाकों में हर रोज कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले एक सप्ताह के अंदर कोरोना से 6 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। 200 से अधिक लोग अभी भी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। पूरे देश में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। लगातार नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। संक्रमण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी है। मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड के लक्सर में भी अब बढ़ती संक्रमण की रफ्तार की वजह से लोगों का बुरा हाल है। यहाँ पे कोरोना का टेस्ट कराएंगे, कुछ तो करो सर, हम उन्हें अच्छी कोई ट्रीटमेंट दिलाएं, यहाँ से निकालना। हमें सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, कोरोना की रिपोर्ट की लिखित में दे दो ताकि हमें कोरोना टाइम पर एडमिट कर सके हमारे पेशेंट को, प्लीज़ सर। तो टीम ने क्या कहा आपको? टीम में आप कराएंगे, आई नहीं अभी। सीएम साहब, डीएम साहब और एसडीएम साहब के निर्देश पर सभी जगह जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग एडमिट हैं उनके हम लोग कोविड की जांच करा रहे हैं, एंटीजन करा रहे हैं और उनका RT-PCR करा रहे हैं। सबको आगाह कर रहे हैं, उनके हर एक मैनेजर को, डॉक्टर साहब को, कि जब तक भी किसी के पास कोई एंटीजन रिपोर्ट ना हो या कोविड की निगेटिव रिपोर्ट ना हो तो उसको भर्ती तब तक उसको देख करके करें। उसके तो विकासनगर विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान अपने विधानसभा क्षेत्र को कोरोना मुक्त कराने की सौगंध खा चुके हैं। बुधवार को विकासनगर के निवासी राधेश्याम की कोरोना से मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों का हालंदी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। परिवार में 17 साल के पोते के अलावा कोई अन्य सदस्य अंतिम संस्कार के लिए नहीं था। बाजार चौकी प्रभारी को इस बात की सूचना दी गई। फिर पुलिस ने जाकर देखा तो शव कमरे में पड़े हुए थे और पारिवारिक सदस्य और रिश्तेदार ना होने के कारण शव के अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की समस्या भी हो रही थी। तुरंत टीम बॉबी को लगी और वो सभी लोग मौके पर उपस्थित हुए और अपनी टीम के द्वारा शव का दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के तहत किया गया। तो ये पूरी घटना हम आपको उत्तराखंड के विकासनगर से दिखा रहे हैं। विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान अपने विधानसभा क्षेत्र को कोरोना मुक्त करने को लेकर उन्होंने बात कही है, कसम खाया है। विकासनगर के निवासी राधेश्याम की कोरोना से मृत्यु हो गई थी। परिवार के अन्य सदस्य भी कोरोना की वजह से, संक्रमण होने की वजह से सभी का अस्पताल में इलाज किया जा रहा था और सिर्फ परिवार में एक 17 साल का पोता ही था। हालांकि इसके बाद पुलिस विभाग मौके पर पहुंची और हिंदू रीति रिवाज के तहत दाह संस्कार युवक का किया गया। कोरोना का संक्रमण जिस तरह से बढ़ा है
यद्यपि दो हॉस्पिटल्स विकास नगर में लेमन और कालिंदी को पहले ही हम डेडिकेटेड कर चुके हैं, लेकिन बहुत दबाव है और बाहर से भी तमाम सारे मरीज यहाँ सुविधाओं के लिए आ रहे हैं। तो आज दो कदम उठाए हैं। एक तो मैंने जो नोडल अफसर है कोविड के डॉक्टर विजय और उनके साथ आयुष के डॉक्टर अमित, उनके साथ विचार विमर्श करके और फिर जो विवेकानंद हॉस्पिटल है धर्मावादा में, उसके जो प्रभारी है जो खुद भी एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर अनुज, उनसे विचार विमर्श किया और उन्होंने इस बात के लिए सहमति दी कि हमें इसे कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में देने में कोई दिक्कत नहीं। तो कोरोना महामारी के उपचार के लिए शासन ने पसवादूर हरबतपुर लेहमन अस्पताल को कोविड-19 वार्ड बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। बता दें कि ऑक्सीजन बेड, आईसीयू वेंटिलेटर से लैस इन वार्ड की शुरुआत होने से कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने पर राजधानी के अस्पतालों पर मरीजों का लोड अधिक हो गया है। इसे देखते हुए ही शासन ने पचवादून में भी 2 अस्पताल को कोविड-19 सेंटर में तब्दील करने की मंजूरी दी। लेहमन अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर सोमयाल का कहना है कि अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 30 बेड आरक्षित हैं। इसके अलावा 7 आईसीयू और 3 वेंटिलेटर की भी सुविधा है। प्रदेश सरकार की ओर से पूरा सहयोग किए जाने की वजह से अस्पताल में ऑक्सीजन और अन्य किसी भी उपकरण की कमी नहीं है। कालिंदी अस्पताल के प्रबंधन का कहना है कि हमारे पास 30 बेड कोविड के लिए बनाया गया। मरीजों की संख्या अधिक बढ़ने से इस वक्त हमारे पास 70 कोविड-19 के मरीज भर्ती है, जिसमें से 15 मरीज स्वस्थ होकर घर पर चले गए हैं और 8 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। बाकी हमारे पास कोविड-19 से लड़ने के लिए सारे उपकरण पर्याप्त मात्रा में है। तो उत्तराखंड के विकास नगर में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कालिंदी कुंज अस्पताल के अंदर तमाम उपकरणों की व्यवस्था की गई और इस बात की जानकारी लोगों को दी गई है कि संक्रमण को रोकने के लिए और संक्रमण से लड़ने के लिए अस्पताल में सभी उपकरण उपलब्ध है। प्रदेश सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है और यही वजह है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है, पर्याप्त मात्रा जितनी उपलब्ध होनी चाहिए उपलब्ध है। 30 बेड कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल के अंदर आरक्षित है। कालिंदी अस्पताल के प्रबंधन का ये भी कहना है कि 30 बेड कोविड के लिए बनाया गया है। मरीजों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन स्वस्थ होकर मरीज अपने घर लौट रहे हैं, जिसकी वजह से जो बेड की संख्या है अब इसमें कोई कमी नहीं देखने को मिल रही। मरीज तो इतने हैं कि आप हमें इलाज ही करने में समर्थ हैं। लगभग 70-72 पेशेंट एडमिट हैं हमारे यहाँ, उसमें 7 आईसीयू में हैं और बैलेंस सब ऑक्सीजन बेड हैं। रिकवरी रेट अच्छा है। अभी तक हम 5-6 दिन हुए हम लोगों को कोविड अस्पताल चलाए, तो लगभग 20-25 पेशेंट डिस्चार्ज हुए, ठीक हो गए। कैजुअलिटी भी है, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ 8-10 तो कैजुअलिटी हुई होंगी अभी तो। कहाँ के मरीज हैं? 23 अप्रैल से हमारा हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने पार्शियली कोविड हॉस्पिटल बनाया है। इधर ही अभी 26 ऑक्सीजन बेड है हमारे पास और नॉर्मल वार्ड और 7 आईसीयू बेड है और 4 आइसोलेशन वार्ड विथ ऑक्सीजन फैसिलिटी। टोटल 37 बेड है हमारे पास अवेलेबल। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता के साथ हुई हिंसा पर बीजेपी ने आक्रोश जाहिर किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टोईवाला एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इस दौरान बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष विनय खंडवाल और भाजपा जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी का कहना है कि बंगाल में सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसी संबंध में उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की गई। तो बंगाल में हुई हिंसा के बाद अब बीजेपी ने विरोध के स्वर बुलंद कर दिए हैं। बीजेपी पार्टी का कहना है, बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि हिंसा को देखते हुए बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इसी संदर्भ में आज ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल
चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और इसी पर आक्रोश जाहिर करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की बंगाल के अंदर मांग की गई। निश्चित रूप से जनता का जनादेश स्वीकार है, परंतु जैसे ही परिणाम आए उसी शाम को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अराजकता का माहौल बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंसा शुरू कर दी। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चुन चुन कर उनकी हत्या, उनके साथ मारपीट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने शुरू कर दिए। निश्चित रूप से ऐसा जब माहौल हो जाता है तो वहाँ की जनता, वहाँ की प्रजा भयभीत है और ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। तो हमने आज अपने उप जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा है कि ऐसे माहौल पश्चिम बंगाल के भविष्य के लिए बहुत चिंताजनक है। ऐसी स्थिति में वहाँ तुरंत राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए, भारतीय इतिहास में आज़ादी के बाद ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एक चुनी हुई सरकार वहाँ के अपने स्वयं के नागरिकों का नरसंहार कर रही है। पिछले 24 घंटे में जैसे हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं 11 कार्यकर्ताओं की हत्या करी है, कई दुकानों पे लूटपाट करी है, घरों में आग लगा दी गई है, कार्यालय में आग लगा दी गई है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चुनी हुई सरकार, एक निर्वाचित सरकार ऐसा कर रही है और हम सब भाजपा कार्यकर्ता इसी घोर भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसी तानाशाही सरकार को, ऐसी क्रूर सरकार को जल्द से जल्द। तो कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि बंगाल में विधानसभा चुनाव में मिली हार से भाजपा को सीख लेनी चाहिए। आपको बता दें कि अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कहा है कि केंद्र की झूठी और जुमलेबाजी के कारण बंगाल चुनाव में मुंहतोड़ जवाब मिला। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की जनता ने विकास और प्रदेश हित में वोट देकर ममता बनर्जी को विजयी बनाया और केंद्र सरकार ने जो वादे बंगाल में जाकर किए, अगर वे वादे केंद्र सरकार अपने भाजपा शासित राज्यों में पूरा करती तो शायद बंगाल की जनता उन्हें वोट दे देती। जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि भाजपा की करनी और कथनी को देश की जनता पूरी तरीके से जान चुकी है। भाजपा के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं और अब आने वाला समय कांग्रेस का होगा। में जो जनता ने जनादेश ममता बनर्जी को दिया, वो एक स्थानीय नाते से और वहाँ के जो मूलभूत जो उनकी सुविधा थी उस कर में दिया। और जो राजनीति ये खेल रहे थे भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे को लड़ाने की और धर्म की राजनीति कर रहे थे, उसको उन्होंने एकदम जो फैक की राजनीति कर रहे थे, जो जुमले की राजनीति कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हम हर परिवार से एक आदमी को नौकरी देंगे। तो सरकार तो इनको उत्तराखंड में भी थी, सरकार यहाँ क्यों नहीं दिया? हर परिवार को में से एक व्यक्ति को रोजगार क्यों नहीं दिया? वहाँ एजेंडे में था इनका कि वो मैनिफेस्टो में था कि एक हर परिवार से एक को हम मजदूर नौकरी देंगे। तो रामनगर बालाजी मंदिर के पास एक व्यक्ति द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है। सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी का मंदिर प्रशासन और बजरंग दल ने कड़ा विरोध किया है। आपको बता दें कि मंदिर प्रशासन और बजरंग दल के लोगों ने आरोप के खिलाफ रामनगर कोतवाली में तहरीर दी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। बताते चले कि बजरंग दल के लोगों का कहना है कि मंदिर आस्था का प्रतीक है, किसी भी कीमत पर मंदिर के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुना जाएगा। वरिष्ठ उप निरीक्षक जय सिंह चौहान का कहना है कि बालाजी मंदिर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया, मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रामनगर से ये पूरी घटना। बालाजी मंदिर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई और अभद्र टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मंदिर प्रशासन और बजरंग दल के लोगों ने आरोपी के खिलाफ रामनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चलें कि बजरंग दल के लोगों का ये भी कहना है कि मंदिर आस्था का प्रतीक है, किसी भी कीमत पर मंदिर के खिलाफ एक भी शब्द सुना नहीं जा सकता। सर, मामला यह है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पहले तो हमारे मठ मंदिरों पर होने वाले आघात प्रतिघात जो भी विधर्मियों के द्वारा किए जाते हैं उनका कड़े शब्दों में विरोध करता है एवं भविष्य में अगर हमारे मठ और मंदिरों को किसी प्रकार से आघात पहुंचाया जाएगा, संगठन कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होगा।
हाँ, आज सुबह जब मैंने फेसबुक खोला तो उसमें एक पंकज तिवारी नाम के व्यक्ति ने एक बालाजी मंदिर के खिलाफ एक गलत पोस्ट डाली, जिसमें उसने लिखा कि बालाजी मंदिर बन गया कूड़े का ढेर, जिससे हम लोगों की आस्था को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आज कोतवाली में जो है एक रिसीविंग दी है उसके लिए कि उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाए कि इस तरीके से मंदिर के खिलाफ कभी भी गलत जो शब्द आगे को ना यूज करे, इसलिए हमने एक यहाँ पे ज्ञापन दिया है। इस समय बालाजी मंदिर में गंदगी एकत्रित होने के संबंध में किसी व्यक्ति के द्वारा पोस्ट प्रसारित की गई है फेसबुक में, जिसमें बजरंग दल वादी के द्वारा विरोध किया गया है। कार्रवाई हेतु थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया है, तो उसमें जांच की जा रही है, जो भी विधिक कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। तो पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी के निर्देशानुसार रामनगर कोतवाली अब्दुल कलाम के दिशा निर्देशों पर नशे और जुए के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की गई। आपको बता दें, इसी क्रम में छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया। विशेष तौर से जब से ये लॉकडाउन लगा है और कुछ टाइम से जब से ये सरकारी जो देशी दुकान हो या अंग्रेजी दुकानें जब से बंद हुई है लॉकडाउन की वजह से, तब तक कच्ची दारू का थोड़ा प्रचलन बढ़ा है। ये हमें शिकायत मिल रही थी। अभी वैसे हमने बहुत सारी कार्रवाई की है, लेकिन इन्हीं 2 दिनों के अंदर हमने करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब करीब हमने उनसे 400 पाउच कच्ची शराब के बरामद किए हैं, अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया है। तो हल्द्वानी के मुख्य बाजार पटेल चौक पर अंसारी फर्निशिंग में भीषण आग लग गई, जिसके चलते दुकान में रखा कपड़े, बेडशीट, तकिया और गद्दे सहित भारी मात्रा में सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर मुश्किल काबू पाया, लेकिन गनीमत रही कि समय से दमकल विभाग की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तो वहीं पौड़ी में नगर पंचायत सतपुली में बुधवार सुबह अचानक गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसकी सूचना पुलिस थाने में दी गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष फोर्स सहित घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक करीब 8:30 बजे अचानक जगदीश प्रसाद के घर पर गैस सिलेंडर में आग लग गई थी, जिसके बाद उनके द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने सतपुली थाने में इस घटना को लेकर सूचना दी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। उत्तराखंड के पौड़ी की ये पूरी घटना है। गनीमत रही कि आग लगने की वजह से किसी भी तरह की कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, क्योंकि आग लगने के तुरंत बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार विकास कार्य को लेकर लाखों रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कराती है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ भूमि माफियाओं की मनमानी के चलते लागत में लगे लाखों रुपए बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भूमाफियों की मनमानी के चलते सरकार के लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। तस्वीरों में जो आप गंदगी से लगे ये ढेर और सड़क पर पड़ा पानी देख रहे हैं, ये कहीं नहीं बल्कि भगवानपुर का नज़ारा है। भगवानपुर के चोली शहादुपुर गांव का ये पूरा इलाका है। यहां अब से 2-2.5 साल पहले पीडब्ल्यूडी की योजना के अंतर्गत भगवानपुर विधायक ममता राकेश के प्रस्ताव पर कुब्बनपुर रोड से नेशनल हाईवे तक 50 लाख रुपए से भी ऊपर की लागत में सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन अब ये सड़क तालाब और गंदगी के ढेर में तब्दील होती नजर आ रही है, जिसके जिम्मेदार इसी रास्ते पर बनी एक बर्फ की फैक्ट्री और ग्रामीण के रास्ते पर कब्जा कर मकान बना लिया। विधायक निधि थी, ये करीबन 52-53 लाख की लागत से रोड तैयार हुई थी, जो ये पानी में तब्दील हो रही है। पहले पड़ी थी कच्ची और अवैध कब्जे इसमें करे गए हैं। कुछ ने अवैध कब्जे करके रोड दबा ली गई है, बिल्डिंग बना ली है और हमने प्रशासन को सूचित भी किया था कि रोड बनाने से पहले हमारा चौड़ीकरण करके पूरा कर दिया जाए रोड का रकबा, लेकिन आते हैं और खाली खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। 2 यहाँ पे मकान है जिसमें जो है बहुत सारे किराएदार रह रहे हैं और उन्हीं के मकान के पिछवाड़े में ही सारा ये गंदगी के ढेर जमा हो रखे हैं और हम इस मकान मालिक जो जिसमें किराएदार रह रहे हैं इनको नोटिस दे देंगे और
आगे की कार्रवाई के लिए जो है उच्च अधिकारियों को लिख दिया। ये योजना के अंतर्गत हो सकता है, उसमें प्रस्ताव होगा तो वो भी। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। कालाढूंगी विधानसभा के ग्राम चकलुआ स्थित लगे ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट का भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज पाठक ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने वहां के टेक्नीशियन प्रभारी और उत्तराखंड सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की। बताते चले कि इस प्लांट में प्रतिदिन लगभग 900 सिलेंडरों का उत्पादन कर क्षेत्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है, जिसका आज भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज पाठक ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मजदूरों को गर्मी में कार्य करते देख तुरंत ही 2 सीलिंग फैन उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल जी को सौंपे और प्लांट में लगाकर मजदूरों को गर्मी से बचाव देने की बात भी कही। लगभग 900 सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादित करने वाली फैक्ट्री चकलवा स्थित कालाढूंगी विधानसभा के अंतर्गत जाना हुआ। वहां पर कार्य कर रहे जितने भी श्रमिक बंधु हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनको पूछा, देखा कि क्या असुविधाएं उनकी हैं। बहुत पूर्ण मनोयोग से और बहुत परिश्रम से ऑक्सीजन उत्पादित कर रिफिलिंग का काम वहाँ पर हो रहा है। और जैसा उन्होंने बताया कि गर्मी में भी वो लोग काम कर रहे हैं, तो 2 पंखे की डिमांड वहाँ पर हुई। उसमें माननीय उप जिलाधिकारी कालाढूंगी को 2 पंखे उन मजदूरों के लिए, उन साइट के लिए प्रोवाइड कराने का एक अवसर प्राप्त हुआ। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। OTT स्क्रिप्ट भी आईनी सामने